Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start a new chapter, Carbon and its compounds. इस चैप्टर में हम कार्बन के रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। और कार्बन की दो प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे। ओके, सो अब देखो, ऑल द लिविंग थिंग्स, देखो आप, मैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सब चीजें आर मेड अप ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन बेस्ड कंपाउंड, ठीक है, यानी कि हम हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बने हुए हैं। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट का क्या मतलब होता है कि कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस से हम बने हैं। देखो, लिविंग थिंग्स यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स हो गए। एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो किसके बने हैं, उनकी क्या, कहां से वो फॉर्म हुए हैं, क्या सब्सटेंस है उनमें, तो दैट इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बने हुए हैं। ओके, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब है कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं उनमें, ठीक है। ओके, इवन की जो आपने क्लोथ्स पहने हुए हैं, ठीक है, आप पेंसिल की लेड यूज कर रहे हो, खा रहे हो खाना, वो सब कार्बन का है, ठीक है। ओके, इसीलिए कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स पढ़ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो कार्बन कंपाउंड कौन सा होगा, कोई भी कंपाउंड जिसमें एक भी एटम अगर कार्बन का प्रेजेंट है, सो दैट इज द कार्बन कंपाउंड। ओके, अब हम थोड़ी कंपोजिशन देखते हैं। अब देखो, हमने ये तो बोल दिया कि प्लांट्स, एनिमल्स, पेंसिल की लेड, कपड़े, सब कुछ ही कार्बन का बना हुआ है। लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ 0.02% ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, विच इज वेरी वेरी लेस, है ना। ऑल्सो अगर हम एटमोस्फेयर में कार्बन की कंपोजिशन की बात करें तो वो है 0.03%। अर्थ क्रस्ट यानी कि आपको सॉइल के नीचे जाके खोद खोद के जो सारी अर्थ क्रस्ट, जहां से अर्थ बना है, उसकी बात हो रही है, उसमें कंपोजिशन है 0.02। और एटमोस्फेयर जहां पे हम रह रहे हैं उसके ऊपर वाला सारा जो क्लाउड्स, एयर, जो सब चीजें हैं, उसमें भी सिर्फ 0.03% है, ठीक है। दैट मीन्स बहुत ही लेस कंपोजिशन है कार्बन की। स्टिल इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट है हम समझेंगे। ओके, उससे पहले हम बॉन्डिंग इन कार्बन समझते हैं। हमने देख लिया बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के बने हैं, ठीक है। अब उनमें बॉन्डिंग क्या है, क्या बॉन्ड है। देखो, हमने दो तरह के केमिकल बॉन्ड पढ़े थे। वन वॉज आयनिक बॉन्ड एंड वन वॉज कोवलेंट बॉन्ड। आईसी आयनिक, सीसी कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, आयनिक बॉन्ड क्या था, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे या गेन हो रहे थे। कोवलेंट क्या था, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, अगर आपको याद हो, लूज और गेन कब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मान लो एक एटम है, उसने खुद को स्टेबल करना है, यानी कि उसने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर आनी है। मान लो सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम है तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8, 1। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि जो सोडियम है वो एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्लोरीन है, 17 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये भी एक स्टेबल बन जाएगा, इसके भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो दैट मीन्स ये भी एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है। वेयरएज कोवलेंट कंपाउंड में हम जनरली कार्बन की एग्जांपल पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ते हैं कार्बन की एग्जांपल। देखो कार्बन में क्या है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2, 4। अब देखो, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या वो 4 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सो दैट उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए टू द नियरेस्ट गैस, टू द नियरेस्ट नोबल गैस, है ना। लेकिन अगर ये गेन करेगा, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी कहाँ से लाएं अब हम, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने देखा जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड तो बना ही नहीं रहा, वो कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है, यानी कि वो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा है, दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी अगर मान लो कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन ही है, उसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 4, ठीक है, 2 4 है। सो अगर हम इसे ऐसे लिख दें 2 4, दिस इज K एंड दिस इज L, ऐसे लिखना नहीं होता, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए एक बार बता रही हूँ। तो ये जो आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये शेयर कर ले, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। अब कार्बन 1 के पास आउटर शेल में, ये तो इनर शेल है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये जो आउटर शेल है उसमें 4 और 4 उसने इसकी शेयरिंग वाले ले लिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम कार्बन 2 की बात करें तो 2 इनर वाले हो गए, उसकी हम बात नहीं करेंगे, और 4 आउटर वाले हो गए, और 4 ये आउटर के साथ इसने ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन 1 के, वो शेयरिंग में ले लिए और ऐसे इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो बच्चों, अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड में देखो यहाँ पे शेयर हो रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो कार्बन 1 है ये बोलेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे तुम, ये कार्बन 2 जो है ये बोलेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दे। इस वजह से क्या होगा, इनमें हमेशा एक लड़ाई रहेगी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, उस वजह से अच्छे से ओवरलैप ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये एक वीक बॉन्ड बनाएंगे एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या था, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो ये सोडियम है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, अब ये ऐसे हो गया, अब ये 2 8 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और अब ये 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, तो क्या होगा, तो इसके पास अपने ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, तो ये अच्छे से ओवरलैप करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। वेरएज जो कार्बन है, ये शेयरिंग की वजह से इनमें हमेशा फाइट रहेगी और ये वीक बॉन्ड बनाएंगे। सो व्हाट इज कंक्लूजन, कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। अब जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट देखो आप, NaCl का 1074 है, और इधर अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड का देखते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। देखो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो मेल्टिंग पॉइंट में 800 केल्विन का डिफरेंस आ रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट में भी 1200-1300 केल्विन का डिफरेंस आ रहा है। यहां से ही हमें क्लैरिटी हो रही है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीक होगा। ठीक है, देखो ऑल्सो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी, जो आयनिक बॉन्ड है, देखो जब हमने Na से इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो उसने Na पॉजिटिव बनाया, दूसरी तरफ Cl नेगेटिव बनाया, तो इन आयंस की वजह से वो कंडक्टिंग नेचर शो करता है। ठीक है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, वो तो पहले ही फाइट कर रहे हैं, मेरा इलेक्ट्रॉन है, आयंस तो वो कहां से बनाएंगे। ठीक है, तो वो नॉन कंडक्टिंग है, उनके आयंस नहीं बनते, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं कर रहे। सो अगर हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमें कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहीं से आपको सब कुछ पता चलता है, कैसी बॉन्डिंग हो रही है, कैसी रिएक्टिविटी हो रही है, वो कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं। सो लेट अस सी कि कार्बन किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है और उसकी बॉन्डिंग कैसी है। सो कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4। सो हमने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस करा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ही वो गेन करेगा ना ही वो लूज करेगा। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, कार्बन बहुत ही छोटा है, उसमें और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने जो उसके ही हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देने, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये दोनों प्रोसेसेस होना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो ना ही गेन करता है ना ही लूज करता है। ओके, इसको हम समझते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो लूज कर ले तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कार्बन ये नहीं कर पा रहा। देखो कार्बन के पास
अगर मान लो कार्बन ने 4 और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 और 8। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, पर कार्बन ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो इनिशियली जो कार्बन है उसके पास 2 4 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, दैट मीन्स 6 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है और 6 ही उसके पास प्रोटॉन है। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है विद 6 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स को। इन केस हमने 4 और इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्रोटॉन्स सेम ही रहेंगे। तो जो न्यूक्लियस है विद 6 प्रोटॉन्स वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, बहुत ही नहीं कर पाएगा, वो इतना चार्ज नहीं ले पाएगा नेगेटिव। इसीलिए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन गेन नहीं करता। दैट मीन्स जो कार्बन है वो C4 नेगेटिव नहीं बनाता। ठीक है, 4 नेगेटिव क्यों आया? इसने गेन की है, इसने किसी से उधार लिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं इसने किसी के पास से तो उसके पास तो जो कार्बन है उसके सिर के ऊपर अब एक बोझ है कि 4 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, इसलिए हमने उसको नेगेटिव चार्ज पकड़ा दिया। ओके, इन केस अगर वो लूज करे यानी कि C4 पॉजिटिव बनाए, देखो उसने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, उसके मतलब के नहीं है, उसने किसी को कुछ देना नहीं है, अब वो फ्री है। ठीक है, तो इसलिए 4 पॉजिटिव है, उसने किसी से लेनी है, जिसने देनी है उसको प्रॉब्लम है, अब उसके सिर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे कार्बन के पास आया है। ठीक है, इधर तो पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन जब लूज कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा वो कैटाइन क्यों नहीं बना रहा? देखो सेम केस, कार्बन था 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, अगर उसने लूज कर दिए तो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं। अब देखो होल्ड तो वो कर रहा है, ठीक है, होल्ड वो कर सकता है इतने इलेक्ट्रॉन्स, बट 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, एक तो पहले इसको एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये केस भी नहीं होता। ओके, सो कार्बन क्या करता है? जो हमारा कार्बन है अगर उसने किसी के साथ कंपाउंड बनाना है तो वो क्या करेगा? वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी कि वो अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शेयर करना पसंद करता है, इंस्टेड ऑफ लूजिंग कि पूरे दे दिए या पूरे किसी से ले लिए, वो शेयर करता है। और इस शेयरिंग को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, आपको ये अब अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है और वो एक कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा होता है। ठीक है, और आयनिक में क्या था? मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, sharing of electrons from outermost shell of both the atoms led to attainment of noble gas configuration for both the atoms involved। अब देखो जब भी कभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन करता है या कोई भी और कंपाउंड करता है तो उसका मोटिव क्या होता है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बन जाए, दैट इज उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं H2, O2, N2 एंड CH4। इसकी बॉन्डिंग हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ओके, नाउ जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, उनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1। दैट मीन्स अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये स्टेबल बन जाएगा। अगर ये स्टेबल बन गया तो ये हीलियम नोबल गैस की तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो हाइड्रोजन क्या करता है?
अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को क्या प्रॉफिट हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये हाइड्रोजन जो है इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन की आफ्टर शेयरिंग एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, जिसमें उनके के शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उसकी नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस के साथ अब ईच हाइड्रोजन एटम रिजेंबल कर रहा है, हीलियम। ओके, हीलियम के भी के शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2-6 होगी। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले तो वो एक स्टेबल बन जाएगा। तो दो ऑक्सीजन के 2 एटम्स यूजुअली क्या करते हैं, वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये उनके 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने डबल बॉन्ड बना लिया और उसकी जो नोबल गैस के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर गई है, वो नोबल गैस है नियॉन। ओके, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन क्यों नहीं किए। देखो, अगर ऑक्सीजन खुद के साथ एक अपने जैसे एटम के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो दैट वुड बी कोवलेंट ऑलवेज। ओके, अदर एटम्स के साथ हो सकता है वो आयनिक बॉन्ड भी शो करे, ठीक है, बट खुद के एटम्स के साथ वो एक कोवलेंट बॉन्ड शो करता है और O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। O2 इज स्टेबल क्योंकि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह है, नियॉन की तरह है। ओके, कम टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2-5। नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर वो अपने जैसे एटम के साथ ही बॉन्ड बनाए तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है और वो कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें N ट्रिपल बॉन्डेडली N के साथ अटैच है। देखो, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इनका क्या मतलब है। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो यूजुअली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, डबल बॉन्ड में ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कोवलेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर आपने 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं जो कोवलेंटली अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अगर आपको उनको तोड़ना है तो आपको लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ हीट लगेगी, वेयर एज डबल बॉन्ड में कम लगेगी और सिंगल बॉन्ड में H2 के केस में लीस्ट है। अब देखो, CH4 जो कि एक सिंपलेस्ट कंपाउंड बाय कार्बन है, ठीक है, और हम कार्बन का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास 1 है। सो 4 हाइड्रोजन्स क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेते हैं और सो ईच हाइड्रोजन इज इन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। और ऐसे मिथेन का मॉलिक्यूल, CH4 इज मिथेन, मिथेन का मॉलिक्यूल बनता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इसीलिए 2 एटम्स जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद आफ्टर कोवलेंट बॉन्ड उनके पास एक ऐसी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है जो उनको स्टेबल बनाती है। ओके, नाउ हमने पढ़ा था पहली स्लाइड में कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं दैन आयनिक बॉन्ड्स। ऐसा क्यों होता है? देखो, पहली बार जो कोवलेंट बॉन्ड, जैसे मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमने पढ़ा कि डबल बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट देखो विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेज हैं वो वीक होंगे
और ये जो वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वीक हैं, इसकी वजह से ही जो कोवेलेंट कंपाउंड था उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो लेस था कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं। देखो अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो दैट इज 32 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल हैव 6.023 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो 32 ग्राम O2 है उसमें अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटा है, वी कांट सी देम। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे O2 के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं। यानी कि अगर हम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लें तो उसमें 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। ओके, सो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कोवेलेंट फोर्सेस, दीज आर स्ट्रॉन्गर। और जो ये एक O2 का मॉलिक्यूल है, फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल और सेकेंड O2 मॉलिक्यूल में जो ये फोर्सेस हैं, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दीज आर वीक। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं या हम कोई भी इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, इनको तोड़ना है हमने, तो ये टूट जाते हैं इजीली, क्योंकि उनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो वीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगेन मैं आपको बता रही हूं, अगर हम एक और मॉलिक्यूल के साथ समझते हैं। ओके, लेट अस सपोज हमने H2 मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही करता है। हम पहले तो एक ही मॉलिक्यूल की यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, तो अगर हम 4 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमें पता है बाय मोल कंसेप्ट उसके पास भी 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर से 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल की बात आ गई और हम एक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं। यानी कि अगर हम 4 ग्राम ऑफ H2 ले लें, ये H ये H और H दूसरा कोवेलेंटली बॉन्डेड, ये तीसरा, ऐसे 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे 4 ग्राम में। ठीक है, 4 ग्राम बहुत कम है। ठीक है, फिर भी हम इसे देख सकते हैं। और एक मॉलिक्यूल का आप सोच लो कितना ज्यादा छोटा होगा, हम उसे बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर सकते। हम 4 ग्राम को देख के उसको स्टडी करेंगे। तो दैट मीन्स एक H2 का मॉलिक्यूल है, इसके जो बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो इंटर मॉलिक्यूलर एक H2 और दूसरे H2 के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दोज आर वीक। और यही वो वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको वीक बोलते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज कमेंट बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।